नेशन न्यूज इंडिया एवं डेमोक्रेसी न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे विशेष चर्चा पर। जिस तरीके से संगठन बनते हैं बिगड़ जाते हैं, नाम दिया जाता है महागठबंधन, महासंगठन, दुनिया भर के नाम दिए जाते हैं, लेकिन जब उनकी गहराई और विशेष चर्चा की जाती है तो पता लगता है कि एक स्वार्थ के लिए ये संगठन बनाए जाते हैं। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। इसी बीच हम चर्चा के लिए हमारे बीच में शामिल हुए हैं केसी पिप्पल जी, जो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं और जिस तरीके से गठबंधन जो गणना की जाती है उसके विशेषज्ञ हैं, सामाजिक चिंतक भी हैं। सर, आपका चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, अभी कुछ महीने पहले गठबंधन तैयार होता है जिसका नाम दिया जाता है इंडिया गठबंधन। उसके अंदर 35-36 पार्टियां इकट्ठी होती हैं और बड़े पैमाने पर कहीं बिहार में मीटिंग हो रही है तो कहीं किसी दूसरे राज्य के अंदर मीटिंग हो रही है। और पता चलता है कि धीरे धीरे गठबंधन के अंदर पार्टियां जुड़ती हैं और गठबंधन नीचे से टूटने का नंबर लगाता है। ऊपर से पार्टियां जुड़ती हैं, नीचे से गठबंधन टूटता है। तो इंडिया गठबंधन के संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, गठबंधन कोई भी हो, उसके स्थायित्व पर हमेशा सवाल उठाते रहते हैं और उठते रहते हैं। ये कोई नया गठबंधन नहीं है, इससे पहले भी गठबंधन हुए हैं और गठबंधन टूटे भी हैं और गठबंधन चले भी हैं। तो गठबंधन का मतलब यह है कि एक तो दो दलों के बीच में कोई गठबंधन हो, राजनीतिक गठबंधन। तो राजनीतिक गठबंधन जो है आपसी मतलब समझदारी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और ख़ास तौर से जो राजनीति में सबसे प्रमुख होता है वो होती है सीट शेयरिंग। अगर तालमेल तीनों मुद्दे अगर डिसाइड हो जाते हैं सभी के बीच में मिल करके, तो फिर चलता है गठबंधन। आइडियोलॉजी भी मतलब उसकी एक होनी चाहिए। अब यहाँ पर जब एक फर्क जब ये होता है कि एक तो जो पहले कुछ गठबंधन ऐसे बने हैं, उन्होंने सत्ता के विरुद्ध गठबंधन बने, क्या इसको सरकार को उखाड़ फेंकना है। सरकार के बाद उखाड़ फेंकने के बाद में क्या करना है, कौन सी नीतियों पे चलेंगे, ये इसके ऊपर जब डिसीजन नहीं हुआ तो उसमें हमेशा टूट हुई। जनता पार्टी के साथ भी ऐसा ही हुआ। जनता पार्टी जब बनी तो इतना मजबूत मतलब सरकार थी, उसको उन्होंने उखाड़ के फेंक दिया। लेकिन कम से कम चूँकि उसमें इतना ज़्यादा पनिश किया गया था, इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया गया था विपक्ष के लिए कि मजबूरी में वो सब एक हुए थे। एक तो मजबूरी में एक होते हैं और एक जानबूझ करके, सोच समझ करके, होशो हवास में इकट्ठे होते हैं। तो जब सबकी इकट्ठी पिटाई होने लगती है, एक तरफ से प्रताड़ित होने लगते हैं, तो सब लुटे पिटे जो है भाई भाई हो जाते हैं। लेट ऑल को सफरर कम टूगेदर। जैसे मान लो माननीय कांशीराम जी ने एक फॉर्मूला दिया था जब बहुजन समाज बना रहे थे, तो बहुजन समाज में क्या था कि जो ऐसी जातियां थी, ऐसी जमात थी जो लुटी पिटी थी, व्यवस्था की मारी हुई थी, उन सबको कहा था कि सबकी एक ही पीर है, तो जिनकी सबकी एक सी पीर है उनको सबको इकट्ठा होना चाहिए। यहाँ सब जो इंडिया गठबंधन जो बना है, इसमें सब जो है सरकार के मारे हुए लोग हैं। सबके सामने जो एक डर के रूप में दिखते हैं वो मोदी जी दिखाई देते हैं कि मोदी जो है भूत है, एक भय मतलब ने पैदा किया हुआ है लोगों के अंदर और इसको मतलब जल्दी से हटाओ। तो ये इस मुद्दे को लेकर के इंडिया गठबंधन बना है। और उसमें जब नीतियों की बात आती है, सीट शेयरिंग की बात आती है, तो उसमें ये मुद्दे डिसाइड नहीं हो पाते हैं, इसलिए मतलब जो टूट होती है। जैसे मान लो एक उदाहरण के लिए लेते हैं, अभी 5 राज्यों में इलेक्शन हुआ था 2023 में। तो 5 राज्यों में यहाँ पर कांग्रेस का अच्छा बेस था, उनकी सरकार भी थी 3 स्टेट में जी। तो जिस 3 स्टेट में सरकार थी, तो जो इंडिया गठबंधन के जो लोग थे, पार्टनर थे,
उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पे हमें शेयर दे दो इसमें। अब देखिए, अगर राजस्थान में वो शेयर दे देते, जैसे ट्राइबल पार्टी है, भारत आदिवासी पार्टी है, आपका ये जो आज़ाद समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, इन लोगों ने उनसे शेयर मांगा कि इसमें कुछ टीचर जो हमारे हिसाब से दे दो, तो उनके कार्यकर्ता और मिल करके वो तीनों स्टेट छत्तीसगढ़ भी जीत सकते थे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है जी। तो अगर ये सब मिल जाते तो गठबंधन का एक बीज मतलब जो है राज्यसभा, राज्य के जो इलेक्शन है, स्टेट असेंबली इलेक्शन है, उसमें गठबंधन का बीज बोता। और वो बीज जो है आज जो है 2024 का इलेक्शन हो रहा है, इसमें वो कम से कम वृक्ष नहीं बनता तो पौधा बन गया तो खड़ा हो जाता। लेकिन सर उसमें आप जैसे विशेषज्ञों का मानना था कि इस इंडिया गठबंधन में अगर दलित समाज का नेतृत्व नहीं है, आज दलित समाज का नेतृत्व नहीं है, अगर बहन जी को नहीं बुलाया तो ये गठबंधन अधूरा है। नहीं, मेरा मानना तो नहीं था, मेरे जैसे विद्वान पता नहीं कौन से हो सकते हैं, लेकिन मेरा मानना नहीं था, क्योंकि मैं तो ये मानता हूं कि उसमें ऑलरेडी दलित मौजूद हैं, उसमें दलित मौजूद हैं। और बहन जी जो है एक बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय जो पार्टी है उसकी एक लीडर है, उनका एक अपना एजेंडा है, और दूसरे जो दलित हैं उनका अपना एजेंडा है जो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं। जैसे उदाहरण के लिए जिसको लीड कर रही है इंडिया गठबंधन को, उसका नाम कांग्रेस है, और कांग्रेस का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी दलित हैं, खड़गे साहब। दूसरी जो राष्ट्रीय पार्टी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो डी राजा हैं, डी राजा भी दलित हैं। तो उनमें से दो राष्ट्रीय पार्टियों के अध्यक्ष तो दलित हैं जी। तो जो कहते हैं कि भाई दलित नहीं है इस गठबंधन में, ये बात तो मैं तो नहीं मानता। कम से कम दलित तो हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी इसलिए नहीं गई उस गठबंधन के अंदर, जैसा कि बहन जी ने बार बार कहा कि हम पहले देख तो लें कि स्थायी भी है गठबंधन के, मतलब जो है ऐसे ही है जी, मतलब एक बुलबुला है। तो लेकिन आज जो हुआ नीतीश कुमार जी के जाने के बाद में, क्योंकि वो इसके गठबंधन के फाउंडर थे, और वो जब चले गए निकल करके, तो ये बात सिद्ध हो गई बहन जी की कि भाई ये गठबंधन स्थायी नहीं है, ये गठबंधन जो है कांग्रेस के दिशा निर्देश में चल रहा है। तो एक दिशा निर्देश में ये क्षेत्रीय दल हैं, उनका टकराव है हर स्टेट के अंदर। जैसे मतलब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हैं, उनकी ज़्यादा सीटें हैं, कांग्रेस की एक भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में मतलब बीएसपी का गिराफ है, अगर सीट नहीं है तो गिराफ तो है उनका, 10 सीटें लोकसभा की हैं, पिछली बार गठबंधन हुआ, और 5 मतलब अखिलेश यादव जीते। इसका मतलब ये है कि 2019 के लोकसभा के इलेक्शन में बीएसपी का वजूद जो है सपा से दोगुना था, 10 सीटें और 5 सीटों का फर्क हो गया ना जी, दोगुना था। तो अगर मतलब यहाँ पे सीटों का मतलब शेयरिंग होती है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो बीएसपी जो पहले जितनी सीटें ली थी उससे कम पे तो समझौता नहीं कर सकती। और दूसरा जो समाजवादी पार्टी है वो चाहेगी कि भाई 2022 में हमारे ज़्यादा सीटें आई हैं और हम एक बड़ी पार्टी हैं, तो वो भी चाहेंगे कि भाई हम एक मतलब कम से कम 60% 70% हमारे पास सीटें रहनी चाहिए। तो ये जो क्लैश है जो बहुजन समाज पार्टी का और मतलब जो समाजवादी पार्टी का सीटों को लेकर के आगे बढ़ता, तो आगे इस वजह से मतलब जो है अभी उनको ही नहीं संभाल पा रहे। अभी जयंत चौधरी जी का आप स्टेटमेंट देख लीजिए, आज और कल में दो में उनका नेता कह रहे हैं कि हमारी बीजेपी के साथ बात हुई है जी। तो अभी तो मतलब और कौन टूटेंगे इसमें से, इसके ऊपर भी अभी सवाल खड़ा हो रहा है। तो फिर भी इंडिया गठबंधन का जो लीडर है कांग्रेस, उसके जो नेता हैं राहुल गांधी हैं, उनकी ये मंशा है, उनकी जो एडवाइजरी कमेटी है उनकी ये मंशा है कि कांग्रेस कम से कम ताकत के साथ सरकार का और मोदी जी का विरोध कर रही है, और जो इसके विरोधी हैं सरकार के और मोदी जी के जो विरोधी वोटर है, जो कि 60% से ज़्यादा वोटर है देश के अंदर, वो सारे के सारे कांग्रेस को वोट दे देंगे, उन्हें ऐसा लग रहा है। लेकिन ये उनकी भूल है। ममता बनर्जी को बंगाल के लोग नहीं छोड़ेंगे, दिल्ली के लोग आप पार्टी को नहीं छोड़ेंगे, उत्तर प्रदेश के ऊपर लोग जो बहुजन समाज पार्टी को और समाजवादी को नहीं छोड़ेंगे। राजस्थान में जो देखा छोटी छोटी पार्टियां जो है सीटें ले गई, और उन्होंने सरकार को, अगर वो बना नहीं पाएंगे अपनी सरकार, तो कम से कम हराने में तो भूमिका निभा सकते हैं। तो इसका फायदा जो है बीजेपी को उसी तरीके से मिल रहा है जैसे जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और मतलब आपका इंदिरा गांधी तक विपक्ष जो है बटा रहता था,
और 32% और 33% वोट लेकर के कांग्रेस जो है हमेशा सत्ता में अकेली रहती थी। सत्ता में मतलब केंद्र में भी रहती थी और हर स्टेट में रहती थी, और वहाँ राज्यपाल सब उनके होते थे। अगर कोई सरकार बन भी जाती थी किसी की तो उनके राज्यपाल केंद्र से किए जाते। जो काम उस समय होता था वही काम तो इस समय हो रहा है। इस समय कम से कम ये है कि बीजेपी की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है, एक गठबंधन की उनकी सरकार है। तो एनडीए ने जो सीख ली है, जो शिक्षा ली है, वो पिछली सरकारों से तो शिक्षा ली है। सर मानना यह है कि नीतीश कुमार पे तो पहले ही भरोसा नहीं किया गया था और ना ही लोग करते थे, क्योंकि इनको बार बार पलटू राम का एक ताना दिया जाता है। तो नीतीश कुमार जी पलटू राम है, जब इन्हें मौका मिलता है जब भी पलटी मार देते हैं, और लगातार 33 बार पलटी मारी है। सर देखिए, नीतीश कुमार हो या कोई दूसरे भी हो, राजनीति में जो खेल है वो सत्ता का होता है। राजनीति जो है मंदिर में जो धर्म है, मंदिर के लिए या मस्जिद के लिए, उसके लिए तो धर्म तो वो कहेंगे भाई ये तो साधुओं का खेल है, सन्यासियों का खेल है, इसमें कुछ लेना नहीं है, अध्यात्म काम है, घंटा बजाना है। लेकिन जो राजनीति होती है, राजनीतिक संगठन, वो उसका अल्टीमेट एम जो होता है वो सत्ता प्राप्त करना होता है। और सत्ता प्राप्त करने के लिए मौके जो है बनाए जाते हैं। मान्यवर काशीराम जी ने तो राजनीति में उनको बोलते थे कि भाई मौका परस्त है, और वो कहते थे कि भाई हम तो सत्ता हमारे पास कभी नहीं रही, और हमें जब भी मौका मिलेगा तो हम मतलब सत्ता को उपभोग करेंगे, और अगर मौका नहीं मिलेगा तो मौके बनाएंगे हम। तो इसलिए नीतीश कुमार जी कौन सा नया काम कर रहे हैं? उनको जब सत्ता में तो मुख्यमंत्री बनने तक ये ना प्रधानमंत्री का बनाया नहीं। अगर उनको बड़ा लालच दिया जाता, अगर उनको मुख्यमंत्री से हटा के उनको ये कह दिया कि प्रधानमंत्री हम तुम्हें बनाएंगे, तो हो सकता है नीतीश कुमार ये खेल नहीं करते। क्योंकि छोटा लालच मुख्यमंत्री का छोड़ करके वो प्रधानमंत्री के लिए प्रयास करते। लेकिन जब देखा कि ये गोट निकल गई मेरी, प्रधानमंत्री का मेरा मतलब पूरा नहीं हो रहा, और मुख्यमंत्री तो मैं हूँ, इधर से नहीं हूँ तो इधर से बन जाऊंगा, तो उन्होंने केंद्र का भी साथ लिया और अपना स्टेट का भी साथ लिया। और लोग चाहे जो भी कहते रहो, लेकिन लोगों का, उनके वोटर का भले ही हौसला टूट गया हो, लेकिन नीतीश कुमार का हौसला जो जैसा पहला था वैसा आज ही बरकरार है। और 2024 में क्या होगा, सबक तो ऐसे लोगों के लिए सिर्फ जनता सिखा सकती है। वो तो नेता को तो जो करना है मन की बात, वो मन की बात करते ही हैं। सर गठबंधन से जाने के बाद में क्या गठबंधन पर कोई विशेष असर पड़ेगा क्या नीतीश कुमार जी का? देखिए, वो तो वोटर को तय करना है। अगर वोटर के बीच में गठबंधन है, अभी भी जारी है, जैसा कि माहौल बना था, नीतीश कुमार जी बहुत बड़ा काम कर गए, जाति जनगणना जो कराए और केंद्र के ऊपर प्रेशर बना गए। आज कम से कम बीजेपी ये नहीं कह रही कि हम जाति जनगणना नहीं कराएंगे, वो कह रहे हैं समय पर कराएंगे। तो कब समय आएगा? मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जो जगह जगह यात्रा करके अब ये बोल रहे हैं कि जाति जनगणना हमारी सरकार आएगी सबसे पहले कराएगी, तेलंगाना में भी जाति जनगणना कराएंगे, ये आप मतलब वो बोल रहे हैं। क्योंकि इस मुद्दे को नीतीश कुमार चले गए हैं, नीतीश कुमार का मुद्दा नहीं गया। नीतीश कुमार जिस मुद्दे पे आए थे वो मुद्दा आज भी है उनके पास में, इंडिया के पास में। तो नीतीश कुमार का उपयोग भले ही नहीं करें, लेकिन नीतीश कुमार के मुद्दे का उपयोग करके वो इस देश का जो ओबीसी वोटर है, इस देश का अल्पसंख्यक वोटर है, इस देश का जो दलित वोटर है, उसका उपयोग इंडिया कर सकता है, इंडिया गठबंधन। और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर तुक्का लग गया और ये सारे लोग भाग जाएं, फिर भी इंडिया गठबंधन सरकार बना सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन सर जो आपने कहा कि इंडिया गठबंधन सरकार बना जा सकता है, उसके रहनुमाई जो है खड़गे साहब कर रहे हैं, राहुल गांधी जी भी कर रहे हैं। सर राहुल गांधी को नहीं चाहिए था कि ईवीएम हटाओ, एक आंदोलन करना चाहिए था या पैदल यात्रा करनी चाहिए थी? बिल्कुल, ईवीएम के ऊपर उन्होंने अपना जो मनसा है वो तो जाहिर कर दिया कि इलेक्शन कमीशन को लिख करके दिया कि हमसे बात करो। जयराम रमेश जी ने लिख करके दिया था। तो इसमें ये नहीं कह सकते उन्होंने ईवीएम को हटाने का मतलब नहीं किया है। बहन मायावती ने भी बोला है कि भाई ईवीएम मतलब जो है जब तक रहेगी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। तो सभी लोग बोल रहे हैं, आज तो विपक्ष कम से कम कोई ऐसा नहीं है जो ईवीएम की वकालत कर रहा हो। और लेकिन जो है इधर प्रशासन के ऊपर भी उंगली उठती है। प्रशासन को भी अपना मतलब सही नजरिया रखना चाहिए। जैसे चंडीगढ़ में जो आया है। सर मेरा मानना सिर्फ ये है कि राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं उस यात्रा के अंदर ईवीएम हटाओ एक मुद्दा लेके चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए सर? और क्यों नहीं लेके चल रहे हैं? देखिए, एक बार में एक ही मुद्दा चलता है।
2 मुद्दे 3 मुद्दे चलते तो खिचड़ी बन जाती, कोई मुद्दा नहीं रहते। तो उनका जो यात्रा है, सामाजिक न्याय यात्रा है, उसमें 4 या 5 मुद्दे हैं, वो बाकायदा मतलब उसमें लिखे हुए हैं 5 मुद्दे जो हैं, और वो अच्छे मुद्दे हैं 5 के 5। उसमें कुछ मुद्दे तो ऐसे हैं जैसे महिलाओं के अधिकार की बात है, तो वो दोनों कॉमन है। जो सरकार लेकर चल रही है, जो बीजेपी का जो एनडीए का मुद्दा है, वही उनका ही मुद्दा है। तो और जैसे गरीबी का वाला मुद्दा है, तो इनका मतलब बीजेपी का मुद्दा है, वो रोजगार का मुद्दा लेकर चल रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, श्रमिक का मुद्दा लेकर के चल रहे हैं। तो ये जो मुद्दे हैं उनके जो न्याय के, तो ये सामाजिक न्याय के हैं। ओबीसी के लिए मतलब न्याय मिलना चाहिए, जितना मतलब उनकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जी। जो माननीय कांशीराम जी का मुद्दा है, उसको राहुल गांधी लेकर चल रहे हैं। जाति जनगणना कराने का ये बहुजन समाज का मुद्दा है। बहुजन समाज पार्टी का भले ही नहीं हो, लेकिन बहुजन समाज का मुद्दा है। बहुजन समाज का ऊपर मुद्दे के ऊपर आज जो है जो इंडिया गठबंधन है वो संज्ञान ले रहा है। और ये नहीं कहेंगे जैसे ये कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, ये क्या है? वो बात तो वही होगी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये कह रहे हैं हम रोहिणी आयोग दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम मतलब जो जातियों में जातियां तोड़ेंगे, हम मतलब आरक्षण में आरक्षण देंगे, कोटा में कोटा देंगे। इस तरह की बात बीजेपी कर रही है। तो ये मतलब तोड़ने की बात कर रहे हैं, और जातियों को तोड़ने की बात कर रहे हैं, धर्म को तोड़ने की बात कर रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं? ये जोड़ने की बात कर रहे हैं कि हम जोड़ेंगे, हम जाति को जमात बनाएंगे, और ये कह रहे हैं हम जमात को जाति बनाएंगे। दोनों में ये फर्क है, क्योंकि जो सत्ता में होते हैं वो तोड़ने की काम करते हैं, और जो विपक्ष में होते हैं वो जोड़ने का काम करते हैं। और ये भी जो हुआ है, अब इसमें किसका हाथ है नीतीश कुमार के भगाने में? सत्ता का हाथ है कि नहीं? जी। तो सत्ता तो हमें तो तोड़ने का काम करती है, समाज को भी तोड़ रही है, जातियों के लीडर पैदा करती हैं जगह जगह, और फिर उससे बार्गेनिंग करते हैं। तो ये जो किया गया है, तो सत्ता का काम है तोड़ना, और विपक्ष का काम है जोड़ना। विपक्षी के वोटर को कम से कम जागरूक होना चाहिए। पार्टियां जुड़े न जुड़े, लेकिन बहुजन समाज के वोटर को जरूर जुड़ करके मतलब सत्ता के विरोध में अगर वो वोट कर जाते हैं, तो ना तो मशीन कुछ कर पाएगी, और ना मतलब कोई सरकार कुछ कर पाएगी, ना कोई प्रशासन कर पाएगा। तो हमें तो जो है जागरूक जो रहना है, वो वोटर को जागरूक रहना है, किधर जाना है। क्योंकि उन्होंने जब भी लोकतंत्र पर संकट आया है, सही उदाहरण पेश किया है। भारत का जो मतदाता है बहुत ही जागरूक है, इतिहास ये बताता है। आगे आने वाले समय में समय आएगा तो वोटर जरूर जवाब देगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद कि समय आने पर वोटर जवाब देगा। और जिस तरीके से वोटर के साथ में जातीय हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान खतरे में है, तो इन सब चीज़ों को लेके अब एक ही मसला आता है कि कौन बचाएगा? तो यहाँ का मतदाता बचाएगा, यहाँ का वोटर बचाएगा अपनी आबरू, अपने संविधान को। कैमरामैन के साथ मनोज पिप्पल, दिल्ली से।